Hello, dear students. I welcome you all to today's session. And in this session, we will be discussing questions or on molecular basis of inheritance, and we'll be touching those questions which are relevant to NEET. तो आज अपन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो नीट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिल सकते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. Okay, so let's look at the first question, which is visible to you on the screen. So here in this topic, beta, in molecular basis of inheritance, you will see that there are most of the questions which are concept based. They are conceptual. बट यहाँ पे आपको क्वेश्चंस ऐसे भी दिखेंगे जो कि फैक्ट बेस्ड है, मतलब सीधा बस आपको मेमोराइज करना है. ऑल्दो यू आर अवेयर दैट मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल्स, ये जो जेनेटिक्स के चैप्टर्स है इनका वेटेज नीट में बहुत अच्छा खासा है. चाहे आप कोई भी पीवाईक्यू का पेपर उठा के देख लीजिए नीट का, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीस टॉपिक्स. ओके, so the first question over here, it is directly asking you that which form of RNA has a structure resembling to a clover leaf. Now NCERT में mentioned है कि जो clover leaf 2D structure है वो tRNA के अंदर देखने को मिलता है, right? अब इस टॉपिक से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे rRNA पे क्वेश्चन आ सकता है, mRNA पे ट्रांसक्रिप्शन के साथ रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? Now, what is hnRNA? hnRNA is the precursor of mRNA. जब आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये hnRNA कन्वर्ट हो जाता है mRNA के अंदर, राइट? तो यहाँ पे क्लोवर लीफ जो मॉडल स्ट्रक्चर है वो tRNA के अंदर देखने को मिलता है बेटा. क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Okazaki fragments. Okay, so Okazaki fragments another very interesting topic जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में नीट में. ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बेटा वो फ्रेगमेंट्स है जो आपको ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं. नाउ डीएनए रेप्लिकेशन में आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है वो पूरा ओपन नहीं होता है. छोटा सा सेगमेंट है जो ओपन होता है जहाँ पे डीएनए को आप रेप्लिकेट करते हो, एक बार में एंटायर डीएनए ओपन नहीं होता. नाउ यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का एक रूल है कि हमेशा डीएनए पॉलीमराइज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है, राइट? तो मान लो अगर यहाँ डीएनए की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, यहाँ पे होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम. नाउ रूल क्या था कि डीएनए पॉलीमरेज विल पॉलीमराइज इन वन डायरेक्शन व्हिच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में तो डीएनए इजीली कंटिन्यूअसली बनता जाएगा. बट अगर आप दूसरा स्टैंड देखोगे, यहाँ पे अगर आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड बनाना है और जैसे जैसे स्टैंड ओपन करता जाएगा, यहाँ पे आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनता हुआ दिखेगा. नाउ इन्हीं स्ट्रैंड्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है बेटा, जो ये पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ जो न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, these strands which I am drawing in black color, these are Okazaki fragments. Okazaki fragments. अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. तो नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस ओवर हियर. दे आर पॉलीमराइज्ड इन दी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. तो देखो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अपन ने पहले ही बोला दैट ऑलवेज द न्यू स्ट्रैंड व्हिच इज बीइंग पॉलीमराइज्ड इज ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. लेट्स लुक एट द सेकंड ऑप्शन. They are Okazaki fragments are continuously synthesized on the strand with polarity 5 prime to 3 prime. तो पोलैरिटी यहाँ पे सही लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस बेटा, इट इज नॉन कंटिन्यूअस. कंटिन्यूटी में नहीं है, छोटे 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 सेगमेंट्स में बनता जाता है. अब नाउ अगर आपको नया स्टैंड बनाना है तो इन छोटे छोटे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, और इनको कनेक्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है व्हिच इज कॉल्ड लाइगेज एंजाइम. तो अपना थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर है वो करेक्ट है, इट्स द करेक्ट ऑप्शन. If we look at the last option, it says are formed during transcription. Not at all. They are there in formed during DNA replication. Clear? Okay. So match the column questions are asked in NEET exams. There are many questions. आप देखोगे कि बहुत सारे chapters में MCQ मैच द कॉलम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. अब आपको जो है करेक्ट मैच पता लगाना है यहाँ पे. ठीक है? क्वेश्चन में आपको अलग-अलग टाइप के आरएनए दे रखे हैं एंड आपको बताना है कि वो उनका पर्पस क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं. तो अगर आप फर्स्ट देखोगे, दे आर आस्किंग टीआरएनए. तो
टीआरएनए इज द ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है बेटा? आपका अमीनो एसिड्स को लेके आता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन ऑल टुगेदर एक अच्छा खासा टॉपिक है जहां पे टीआरएनए का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ओके। सेकंड, आरआरएनए। आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का जो मेन काम है बेटा, वो कैटालिटिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। राइबोसोम्स में आपका स्मॉलर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट होता है, एंड इस राइबोसोम का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ आरआरएनए। और ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाएगा, कैटलाइज करेगा, राइट? तो आरआरएनए इट परफॉर्म्स कैटालिटिक फंक्शंस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, राइट? What is hnRNA? In the previous question we discussed, hnRNA is precursor of mRNA. जब आपका mRNA में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हो जाती हैं, कैपिंग हो जाता है, टेलिंग हो जाता है, स्प्लिसिंग हो जाता है, then there's formation of mRNA. Okay? And if you look at mRNA, the remaining option over here is the mRNA provides template for translation. Yes, that this structure where the ribosome attached during translation, ये structure क्या है बेटा? This is the mRNA. So here our correct option will be A3, B4, C1 and D2. Okay, let's move on to the next question. Technique of DNA fingerprinting. See, DNA fingerprinting में questions आपके पूछे गए थे नीट में, जिनमें दे कैन आस्क यू अबाउट कि क्या प्रिंसिपल है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस पे बेस्ड है। दे कैन आस्क कि किसने इसको डेवलप किया, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राइट? सो इट वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। नाउ अगर इफ यू लुक एट द अदर ऑप्शंस ओवर हियर, इन साइंटिस्ट का नाम भी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन दोज साइंटिस्ट ऑल्सो। जैसे ग्रिफिथ, ग्रिफिथ ने क्या किया, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पता लगाया। ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही यूज्ड R strain, S strain bacteria, he used mice, and he find out that there is some transforming principle which is transforming R strain into S strain, right? But not related with DNA fingerprinting. Watson and Crick, now ये तो बड़ा important है, इन्होंने DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया, right? Severo Ochoa, this particular scientist over here is basically related with जहाँ पे आप अपन genetic codes के बारे में discuss करते हैं, right? So ये वहाँ पे आप discuss करेंगे, okay? So the questions can be asked from any of these scientists which are mentioned in this chapter. Let's move on to the next question. Identify the correct order of organization of genetic material from smallest to largest. ओके, तो यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है बेटा कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है हमारे सेल्स में कैसे अरेंज होता है। नाउ यूकैरियोट्स के अंदर, या अगर अपन प्रोकैरियोट्स की भी बात करें, तो डीएनए जो है वो पैक होता है और धीरे धीरे करके उसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से सेल परफॉर्म करता है। तो सबसे बेसिक लेवल पे, स्मॉलेस्ट लेवल पे अगर अपन जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। वो कंबाइन करेंगे तब आपके पास क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स के कंबाइन होने के बाद, नाइट्रोजनस बेसिस के कंबाइन होने के बाद आपको एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन मिलेगी जिसे कि आप डीएनए बोल सकते हैं, ठीक है? और बैकबोन आपको पता है शुगर फॉस्फेट का रहता है, उसपे नाइट्रोजनस बेसिस लगे रहते हैं जो कि एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन थे, और हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे प्यूरिन्स के फॉर्म में, पिरिमिडिन्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, राइट? और प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडिन्स के साथ पेयर करते हैं, दैट्स व्हाई हमें 1:1 का रेशियो मिल रहा था। ओके? नाउ जैसे ही आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन जाता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें आप क्रोमैटिन बोलते हैं। ओके, अब क्रोमैटिन आगे चल के धीरे धीरे करके कंडेंस होता है और क्रोमैटिन इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। जब कंडेंसेशन हो जाता है प्रॉपर, तो देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसे आप क्रोमोसोम बोलते हैं। अब क्रोमोसोम में आप देखोगे यहाँ पे इस डायग्राम में ये दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। क्रोमैटिड्स के कंडेंस हो गया क्रोमैटिन, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि एक क्रोमोसोम को बनाते हैं। क्रोमोसोम आपका जब रेप्लिकेट करता है एस स्टेज में, वो चीज आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है, राइट?
एंड देन एंटायरली जब अपने सारे के सारे क्रोमोसोम्स आप कंबाइन कर देते हो, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ जीनोम। ओके, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन बी। जीन से सीधा जीनोम नहीं बनेगा बेटा। जीनोम तो अल्टीमेट द ओवरऑल जितना भी आपका जेनेटिक कंपोजिशन प्रेजेंट है आपके अंदर, दैट्स द जीनोम। सो इट इज द लार्जेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द जेनेटिक मटेरियल इन एनी ऑर्गेनिज्म। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन इस बार भी 2026 में पूछे गए हैं, तो ऑफ कोर्स सीक्वेंसेस किसी भी चीज में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, which of the following statements is incorrect with respect to RNA? ओके, तो RNA आपका जो है दैट इज, पहला ऑप्शन सेज कि आरएनए इज केमिकली मोर रिएक्टिव, व्हिच इज करेक्ट, एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल देन डीएनए, बिल्कुल सही। बट अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करें नीट में, तो आप ऐसे वर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करें, बिकॉज करेक्ट इनकरेक्ट में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और उस वजह से नेगेटिव मार्किंग की तरफ अपना क्वेश्चन चला जाता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग दीज क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है। ओके, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ये। ओके, आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए नेचर ने उसको आगे चल के एज अ जेनेटिक मटेरियल पिक नहीं किया। डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल पिक किया। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर स्टेबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस भी है जहां आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहता है। कैन यू नेम सम एनी ऑर्गेनिज्म जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहता है? RNA as a genetic material can be seen in case of viruses. वायरस के अंदर आपको आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल सकता है, ऑल्दो सब वायरस में नहीं बेटा। कई वायरसेस में डीएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो बैको मोजाइक वायरस में आपको आरएनए देखने को मिल सकता है, जो कि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। ओके, इट्स द सेकंड ऑप्शन ओवर हियर। RNA functions as a structural molecule but not as a catalyst. Now, एनसीईआरटी में मेंशन है कि भाई आरएनए जो है वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है। राइबोजाइम, जो कि टेस्ट में पूछा गया है, राइबोजाइम आपका आरएनए है जो कि कैटालिटिक रिएक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये जो है ऑप्शन मेरे लिए इस क्वेश्चन के लिए सही है, बिकॉज दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट इज कैटालिटिक इन नेचर। ओके, बहुत ही ज्यादा कैटालिटिक है, तभी तो इतना रिएक्टिव है। Okay, let's just go through the other options. Metabolism, translation and splicing evolved around RNA. बिल्कुल सही, RNA evolved hypothesis यही बोलता है। RNA act as a genetic material in some viruses we just discussed. Okay, so correct option would be option number B. Clear? Let's move on to the next question. The main enzyme for DNA replication. Okay, so DNA replication के अराउंड बेटा आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंजाइम को लेकर, आपसे प्रोसेस के बारे में पूछा जा सकता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ऑल्दो एनसीईआरटी हैज वेरी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, देयर इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देन आपके कुछ एंजाइम्स काम में आते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। अब उसमें सबसे मेन एंजाइम कौन सा है? that is DNA polymerase. Okay. Now DNA polymerase जो है वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि डीएनए को पॉलीमराइज करेगा, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है उसके लिए टेम्पलेट क्या इस्तेमाल हो रहा है? डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर ही डीएनए बनाया जा रहा है, राइट? तो मेरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, जैसे मुझे दो जगह डीएनए पॉलीमरेज दिख रहा है, बट क्या ये डीएनए पॉलीमरेज आरएनए का टेम्पलेट लेके पॉलीमराइज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। डीएनए के ऊपर ही नया स्ट्रैंड डीएनए का पॉलीमराइज हो रहा है। दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अगर आपसे पूछा जाए टेस्ट एग्जाम में, तो आप क्या बोलोगे? सी, बाकी सारे जो ये एंजाइम्स हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इट विल मेक आरएनए फ्रॉम आरएनए अगर बनाने की कभी जरूरत पड़ी तो। ओके, बिकॉज इट इज पॉलीमराइजिंग आरएनए, टेम्पलेट यूज कर रहा है आरएनए को ही। ओके, इफ यू सी एट आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये आपको देखने को मिलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
कुछ वायरसेस ने बेटा, नॉर्मली हमने देखा है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। दिस इज सेंट्रल डॉगमा पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय क्रिक कि भाई डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन। बट कई वायरसेस में आरएनए से डीएनए बनता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, एंड वेयर डू यू सी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? ये आप ट्रांसक्रिप्शन में देखते हो, राइट, जहां डीएनए से आरएनए बन रहा है। ओके, dominance of RNA world is represented by the process of. Okay, so here you can see in the options there are several names written, several terminologies: capping, splicing, tailing. Now, which one among these is representing the dominance of RNA world? So the process which is actually making uh, the dominance of RNA world is splicing. Capping and tailing, these two are the processes that you see during post transcriptional changes or modifications in case of eukaryote, right? But that does not depict the dominance of RNA world. In splicing, we see that there are a lot of spliceosomes being involved. आरएनए कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी दिखा रहा है, राइट, एंड इट इज मॉडिफाइंग इटसेल्फ. तो स्प्लाइसिंग विल बी योर करेक्ट आंसर ओवर हियर. ओके, एंड रिकॉम्बिनेशन इज नॉट एट ऑल लिंक्ड विद दिस टॉपिक. दैट्स अ होल टुगेदर अ डिफरेंट प्रोसेस जो कि आप ड्यूरिंग मियोसिस देखते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Size of VNTR varies from. So VNTR, variable number of tandem repeats. Now this again you have to memorize. जो इनका range होता है, it varies from 0.1 to 20 kilo base pairs. Now if you look at other options, either the value is too large, like in 200 kilo base pairs, or it is very less. So that is not our range. Okay. Variable number of tandem repeats, they are type of satellite DNA, which we discuss in DNA fingerprinting, right? Let's move on to the next question. Central dogma of molecular biology was proposed by. The central dogma, we discussed that it basically explains the formation of RNA from DNA by the process called transcription, and formation of protein via RNA by the process called translation. So this is central dogma, and it was given by Francis Crick. Okay. Now the other scientists over here, they are like Mishra. If you see, if he is associated with the naming of nuclein. Okay, so he gave the term nuclein, the acidic DNA which is being found in nucleus. So he was responsible for that. Okay. Let's move on to the next question. Okay. So again, there are a lot of scientists names, and you have to remember कि उन्होंने क्या contribute किया था in this chapter. Find the correct match. Okay. Let's see. First option, Frederick Griffith. Okay. So Griffith, of course, he was associated with transforming principle experiment. But here the option says he is associated with biochemical characterization of transforming principle. Now that's not a true statement, because the biochemical nature of transforming principle, which was DNA, this was this experiment was performed by another scientist, group of scientists, Avery, MacLeod, and McCarthy, not Frederick Griffith. He was aware that there was some transforming principle which is transforming R strain into live S strains. Okay, that's why the mice died in the experiment, but he could not find out the biochemical nature of the transforming principle. Okay, so that's why this option over here is not a correct option for us. Let's look at the second option, Nuremberg. Now, yes, definitely, Nuremberg, he deciphered genetic code. That means that he decoded the genetic code while performing several experiments. Okay, so this is our correct option over here. If you look at Hargobind Khurana, so he actually performed a lot of experiments, but he was not involved in discovery of polynucleotide phosphorylase. That was
Severo Ochoa, who's responsible for this discovery of this enzyme, not Hargobind Khurana. Okay, so here this option is again incorrect. Gamow, he is not responsible for the discovery of tRNA. He basically proposed a triplet code concept. Okay, that codons are there in triplets and they're being read in numbers of three. Okay, so he's responsible for that. Let's move on to the next question. Okay, again a question which is related to Griffith's experiment, because from these there are 3-4 experiments which are there in this chapter discussing about Griffith's experiment and every MacLeod and McCarthy's experiment, Hershey and Chase experiment, which has been asked in NEET many times, the which says the unequivocal proof that the DNA is the genetic material, right? And Michelson and Stahl experiment. So these are some important experiments from this chapter that you must remember, and what were the things that were used in this experiment. You must be aware about that. Okay. The question here states in transforming principle, in the transformation experiment conducted by Griffith, when the mixture of heat killed S strain, the bacteria which was used was pneumococcus, and live arsenine. So heat kill estrine and live arsenine pneumococcus was injected in mice, then the mice died. Okay, so it says ki what is the most appropriate reason behind this? Why do you think that the mice died even though there was a dead S strain? So this is because there was something which was transforming R strain into S strain. So here the first option states R strain bacteria were transformed into S strain, which is the correct explanation. Okay. Of course, if you look at the second option, S strain became alive. Now, Griffith was able to extract S strain from this live S strain from this dead mice. But it was not because the S strains became alive. It was because R strain were getting transformed. They became virulent. That's why this option is incorrect. Okay. S strain bacteria were transformed into R strain. Definitely not. It's the other way around. DNA of dead S strain started to synthesize toxin proteins. No, not at all. Okay. So do remember the various combinations which Griffith performed in his experiment. Okay. Clear? Let's move on to the next question. Okay. A molecule that acts as a genetic material should provide the scope for slow mutation. Okay. That's a true statement. This is required for. Now, why do you need, see, the genetic material in most of the organism is DNA, right? RNA से नेचर ने डीएनए को पिक किया एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट आपको चाहिए कि वहां पे स्लो म्यूटेशन फिर भी होता रहे. क्यों? Because do you think quick duplication of genetic material is required? So this is completely unrelated. डुप्लीकेशन के लिए तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस लगेगा, डीएनए रेप्लिकेशन का. इससे म्यूटेशन यहाँ पे कोई पिक्चर में नहीं आएगा. If you see evolution of life form, this would be a correct reason for this, right? Low mutation अपने को क्यों चाहिए? Because mutation creates genetic variation. Genetic variations चाहिए. And genetic variations का फायदा क्या है? Slow and inheritable mutations, they are essential for evolution because they allow gradual changes to accumulate over generations, right? And that is what we want in nature. Genetic recombination during sexual reproduction, no, that's again not related with the question asked here. Replication with highest degree of accuracy. See, of course, हमें accuracy के साथ replication चाहिए, but mutations, they are different. They are opposite to accuracy. आप mutate कर रहे हो तो आप changes लेके आ रहे हो, right? So that's why the correct option here would be option B. Yeah. See, from this question, they can also ask questions related to why DNA is being considered as a genetic material. Of course, स्लो म्यूटेशन होता है, चेंजेस का स्कोप देता है, बट इसके अलावा और डीएनए के भी अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है, कैटालिटिकली ज्यादा रिएक्टिव नहीं है. ओके, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है जेनेटिक मटेरियल होने के लिए.
ओके, तो डीएनए इज बेसिकली मोर सुटेबल टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर करने के लिए आरएनए है अपने पास, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज डन बेटर वाया आरएनए, दिस line is being given in NCRT, so you must remember that. Let's move on to the next question. Okay, out of 64 universal genetic codons, how many codons there is no tRNA? नाउ जेनेटिक कोडॉन्स बेटा बहुत सारे 64 कोडॉन्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, क्या आपको सारे मेमोराइज करने हैं? देखो नीट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, दे हैव आस्क्ड जेनेटिक कोडॉन्स लिख रखे हैं, कौन से अमीनो एसिड को बनाएंगे, दीस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन नीट, राइट? सो बिल्कुल आपको याद करने चाहिए वो, बट अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर व्हिच सेज कि 64 कोडॉन्स में से कितने हैं जो कोई टीआरएनए अपने पास लेके नहीं आ रहे, कोई अमीनो एसिड को लेके नहीं आ रहे, तो जो आपके स्टॉप कोडॉन्स होते हैं बेटा, स्टॉप कोडॉन, रिमेंबर स्टॉप कोडॉन, देयर आर थ्री स्टॉप कोडॉन्स, यूएए, ठीक है, देन यू हैव यूएजी एंड देन यूजीए। नाउ ये जो स्टॉप कोडॉन्स है तीनों के तीनों, ये किसी भी अमीनो एसिड टीआरएनए कोई नहीं आता यहाँ पे, ओके, सो द आंसर हियर वुड बी 3। रेस्ट आपके पास जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं जो कि अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, फॉर replication of long DNA molecule, the two strands of DNA cannot be separated in its entire length in one go due to. This line is there in NCRT, exactly in NCRT, and the NCRT has explained, given the reason why this is not possible. Because once you open the DNA helix, you know that there are lots of hydrogen bonds. We discussed that adenine pairs with thymine with double hydrogen bond, guanine pairs with cytosine with triple hydrogen bond. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इनको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो एक स्ट्रेच में अगर आप पूरा डीएनए ओपन करोगे दैट विल टेक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उतना एनर्जी जो है वो सेल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, दैट इज वाई छोटे छोटे स्ट्रेच में जो डीएनए है वो ओपन करता रहता है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क बनाता रहता है एंड डीएनए को रेप्लिकेट करता रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन here for this question will be option D. It requires very high amount of energy. Okay. Helix structure है बिल्कुल सही, but that's not the reason, right? High molecular weight बिल्कुल हो सकता है, indirectly बिल्कुल molecular weight high है इनका, but correct option here as per NCERT will be option D. Okay. और एंजाइम्स तो काफी सारे एंजाइम्स आपको डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, लाइगेज है, हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेज है, द मेन एंजाइम व्हिच इज डीएनए पॉलीमरेज। ओके, there are a lot of enzymes coming into picture. Okay, let's look at the next question. In the first phase of translation, now what is translation? ट्रांसलेशन बेटा प्रोसेस है जहाँ पे आप mRNA से प्रोटीन्स बनाते हैं, राइट? अब इस प्रोसेस में जो सबसे पहला फेज है व्हिच इज द एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, जहां पे आप टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड्स को लाके अटैच कराओगे, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड and they are linked to their cognate tRNA, their respective tRNA, because every tRNA हैज अ डिफरेंट एंटीकोडॉन, तो वो अलग अलग अमीनो एसिड्स को लेके आएगा, तो सारे के सारे टीआरएनए जो भी आप ट्रांसलेशन के प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में प्रोसेस स्टार्ट होगा, सब अपने अमीनो एसिड्स के साथ अटैच होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ओके, एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी। ओके, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, राइट, कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन एमआरएनए, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर आप बात करोगे, ये प्रोसेसेस बाद में हो रहे हैं, जब आपका इनिशिएशन हो चुका है ट्रांसलेशन का, स्मॉलेस्ट सब यूनिट आके एमआरएनए पे अटैच हो गया, लार्जेस्ट सब यूनिट अटैच हो गया है, अब कैटलाइज होगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, so the other options over here are not relevant to the first phase of translation. Okay, let's look at the next question. RNA molecule can act as. Okay, so RNA molecule, it definitely acts as an adapter molecule.
अडैप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए का फंक्शन है बेटा, ठीक है? टीआरएनए को अपन अडैप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, व्हिच इज़ अ टाइप ऑफ आरएनए, ओके? If you see the second statement over here, energy currency of the cell. तो आरएनए एनर्जी करेंसी नहीं है, दैट इज़ तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वो काम करेगा मेन, और भी बहुत सारे एनर्जी एसिमिलेटरी पावर्स हो सकते हैं सेल के पास, ठीक है? वन मेन इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी इज एटीपी, राइट? बट आरएनए वो काम नहीं करेगा, कैटलाइज कर सकता है बिल्कुल, कैटलिस्ट की तरह परफॉर्म करेगा अपने आप को। स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल बिल्कुल, अगर आप स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल देखोगे तो आरएनए जो है वो राइबोसोम को बना रहा है, दैट्स अ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा। ओके, so now if we look at the correct option, the most appropriate option over here will be option C, correct? तो यार ऐसे क्वेश्चंस में यू कैन फाइंड आउट कि जैसे ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट बी है, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो जहां जहां आपको ऑप्शन बी दिख रहा है वो तो आप पहले ही हटा सकते हो पिक्चर से, एंड देन यू कैन लुक एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर इन दीस क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिरामिड्स प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है? अब इनमें से कौन से पिरामिडिन है, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन हमने डिस्कस किए थे, एडेनिन एंड ग्वानिन जो है वो आपके प्यूरिन्स होते हैं, एंड देन रिमेनिंग आपके पिरामिडिन्स होते हैं। नाउ यहाँ पे पिरामिडिन्स जो है जो आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट हो। अब अगर आप बात करोगे थाइमीन की, यूरासिल की और साइटोसिन की, ये जो है आपके पिरामिडिन्स होते हैं। अब इसमें से थाइमीन जो है वो सिर्फ डीएनए के प्रेजेंट है, यूरासिल जो है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है, ओनली इन केस ऑफ आरएनए, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ डीएनए। साइटोसिन जो है वो डीएनए में भी देखने को मिलता है और आरएनए में भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है आज की pyrimidine which is present in both DNA and RNA. So correct option here would be option D, which is cytosine only, क्योंकि थाइमीन एक ही में है, यूरासिल भी किसी एक में है, ठीक है? एंड व्हाट आर प्यूरिन्स? adenine and guanine. Clear? Let's move on to the next question. Okay. Regarding reverse central dogma of molecular biology that occurs in some viruses, okay, the flow of information is from. Now, central dogma pe, I told you they ask questions, they ask who discovered, who gave central dogma, what is the process or what are the features of central dogma. So here they're asking कि reverse central dogma कहाँ देखने को मिलता है? रिवर्स सेंट्रल डॉगमा में बेटा जहां आरएनए से डीएनए बनने लग जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने लग जाए, दैट इज रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। So here option C states RNA to DNA. That will be our correct option over here. Okay, let's move on to the next question. The region in chromatin which are lightly stained. Okay, see now here they're talking about chromatin, right? अब क्रोमैटिन में आपके 2 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर्स, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, 2 डिफरेंट टाइप्स। हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है बेटा? यूक्रोमैटिन आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट, एंड हेटेरोक्रोमैटिन इज नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो अगर यहाँ देखोगे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्यों है? बिकॉज़ इट इज़ कंप्लीटली ओपन, आपके जितने भी आपके डीएनए पॉलीमरेज़ेज़ हैं, एंजाइम्स हैं, वहाँ के अटैच हो सकते हैं, इट इज़ ओपन, ओके? दैट्स व्हाई व्हेन यू स्टेन इट, इट इज़ लाइटली स्टेन्ड। हेटेरोक्रोमैटिन ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी डेंसली पैक्ड होता है, इसीलिए जब अपन स्टेन करते हैं तो इट स्टेन्स डार्कली, ओके? So here this says ki which are lightly stained. So lightly stains are the one which are euchromatin. Okay. So now let us look at the options. They are called heterochromatin? No. They are called euchromatin, which are transcriptionally active. Are they densely packed? No. If they would have been densely packed, then so their stain would have been dark. Dark stain पकड़ते वो. ठीक है? Third option, they do not participate in chromosome formation. क्रोमोसोम फॉर्मेशन में तो बेटा रहेंगे, चाहे हेटेरोक्रोमैटिन है चाहे यूक्रोमैटिन है, क्रोमोसोम का पार्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। अगेन नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यस, यूक्रोमैटिन्स आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो आपको इन दोनों के डिफरेंसेस याद रखने हैं, ठीक है? हेटेरोक्रोमैटिन पे क्वेश्चन आ सकता है, यूक्रोमैटिन पे आ सकता है। दे कैन आस्क क्वेश्चन वेयरइन दे कैन कंपेयर बोथ ऑफ दीज टाइप्स,
Okay, let's move on to the next question. Okay, the experiment conducted by Hershey and Chase, the supernatant had. Okay, तो सुपरनेटेंट क्या है पहले तो अपन ये समझते हैं. हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स विच वर परफॉर्म्ड, जिसमें आपने को ये पता लगा था कि डीएनए ही जो है इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. नाउ सुपरनेटेंट और पेलेट, दो चीजें जब हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, जो चीजें नीचे सेटल हुई वो तो बने पेलेट, और जो ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रहे दैट वाज कॉल्ड सुपरनेटेंट. ऊपर रह जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन पे चीजें, दैट इज सुपरनेटेंट. जो भी नीचे सेटल हुआ दैट इज पेलेट. नाउ एक्सपेरिमेंट में हर्शी इज यूज्ड टू ऑर्गेनिजम्स, इकोलाई एंड वायरस. टू बैक्टीरियोफाज वाज यूज्ड. ओके, तो क्या लगता है आपको कौन ज्यादा हैवी होगा? ऑफ कोर्स डेफिनेटली इकोलाई, राइट. तो जो भी हैवी चीज है सेंट्रीफ्यूगेशन में वो नीचे सेटल करेगी. तो पेलेट में इकोलाई का प्रेजेंस देखा, सारे इकोलाई प्रेजेंट थे. सुपरनेटेंट में जो प्रेजेंट थे वो बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट था, वायरस. ओके, नाउ जो वायरस है उसने अपना डीएनए तो इकोलाई को पास ऑन कर दिया था, तो बचा क्या, रिमेनिंग क्या रहा? देखो वायरस में दो ही चीजें प्रेजेंट है. इट इज दी प्रोटीन कोड, जो आउटर कवरिंग रहेगा वायरस का, ठीक है, कोई भी वायरस होता है, या फिर उसके पास प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल. और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, नेवर बोथ. इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आल्सो ये चीज मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, दैट वायरसेस विल हैव जेनेटिक मटेरियल, इट कैन ईदर बी डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ. तो यहाँ पे जो सुपर रेटेड में रह जाएगा चीज आफ्टर पासिंग ऑन द डीएनए टू द ई कोलाई, सिर्फ प्रोटीन कोड रह जाएगा. नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस ओवर हियर, द फर्स्ट ऑप्शन सेज डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज. नो, डीएनए तो चला गया है, वो तो पैलेट में आ गया, ई कोलाई के पास चला गया है, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन सेज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ई कोलाई. ई कोलाई खुद नीचे पैलेट में सेटल्ड है. ओके, प्रोटीन कोट ऑफ बैक्टीरियोफाज, यस दैट इज ट्रू, जो कि सुपर न्यूट्रिएंट पे रह जाएगा बिकॉज इट इज नॉट बीइंग पास्ड from virus, the bacteriophage to the E. coli. That's why that's how they came to know that the DNA is the genetic material, because it was radio labeled as by P32 and the protein code was radio labeled by S35. Correct? Cell wall of E. coli. No, E. coli is at the bottom. Clear? Let's move on to the next question. All of the following are true with respect to satellite DNA known as VNTRs, except. So now here, you want to know about all the features, all the important points which are associated with VNTRs. Okay. Now let us look at the options. Which now this VNTR, this you read under the topic DNA fingerprinting. DNA fingerprinting में questions आ रखे हैं, ठीक है, जिसमें VNTRs के बारे में पूछा जाता है, सेटेलाइट डीएनए के बारे में पूछा जाता है. नीट 2026 में आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस था उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है. सो यू मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, ठीक है. So now let us look at the options. First option says that these are VNTRs, variable number of tandem repeats, which are a type of satellite DNA. They are small DNA sequences arranged tandemly in many copy numbers. Yes, this is a correct statement. So here this says कि आप ऑप्शन में बताओ कि सारे कौन सा exceptions है इस related to VNTR. So this is a correct option with respect to VNTR, right? Now let's look at the second option. Their DNA sequence usually code for various types of protein. Now this statement over here for VNTR is not true, because VNTRs or satellite DNA for that matter, they do not code for any protein. They do not code for proteins. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन अपने इस क्वेश्चन के लिए रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, बिकॉज दिस इज नॉट देयर इन VNTRs. Okay, let's just go through the other options. Their copy number varies from chromosome to chromosome in an individual. Exactly. Now these lines in option A, C, and in D, these are NCRT lines, exact NCRT lines. Okay, they show very high degree of polymorphism, which is again true. Okay, let us move on to the next question.
Select the incorrect statement regarding the salient features of double helix structure of DNA. Now, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि क्या-क्या फीचर्स हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बिल्कुल, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। If you see the two chains have anti-parallel polarity, yes, 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. That's again a correct statement with reference to the double helix structure of DNA. Guanine is bonded with thymine by three hydrogen bonds. No, guanine bonds with cytosine with three hydrogen bonds. So this will be an incorrect statement and marks the correct option for this question. Okay. The two chains are coiled in right-handed fashion. Yes, that's also a correct feature of this double helix structure, structure of DNA. Now you must remember these points over here because जो ये एनसीईआरटी में जो फीचर्स दिए हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं ओके एंड दे कैन आस्क हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which talks about nucleosomes okay nucleosomes is composed of another important concept न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं बेटा ये डीएनए पैकेजिंग में हेल्प आते हैं जब आपका यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग होता है तो न्यूक्लियोसोम टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है क्या होता है न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर आपका डीएनए रैप होता है ओके नाउ यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है भाई कि भाई पैकेजिंग में डीएनए पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन तो रिमेंबर deoxyribonucleic acid is negatively charged ये जो होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज ठीक है अब नेगेटिवली चार्ज डीएनए है तो वो किस पे आपके साथ अटैच होगा ऑफ कोर्स पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर्स के साथ सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी हियर स्टेट्स दैट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए एंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर मेक्स न्यूक्लियोसोम्स ओके और अगर अपन बात करें भाई यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो आपके हिस्टोन ऑक्टोमर में प्रोटीन्स क्या रहते हैं दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन ओके तो दे कैन ऑफ कोर्स आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे भी न्यूक्लियोसोम का डायग्राम हिस्टोन ऑक्टोमर का डायग्राम दे सकता है न्यूक्लियोसोम में एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज जहाँ पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंस देखने को मिलता है उस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है नीट में देखने को राइट let's move on to the next question. During DNA replication, deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purposes, which are now यहाँ पे ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन आपको ऑफ कोर्स न्यूक्लियोसाइड की जरूरत पड़ती है दो फंक्शंस परफॉर्म करता है डीएनटीपी क्या फंक्शन है वो सबसे पहला तो बेटा एज अ सबस्ट्रेट तो वो एक्ट करेगा ही करेगा राइट नाउ इसके साथ साथ इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट it will provide nucleosides जिसको आप attach करके will make a polynucleotide chain. Along with it, it also provides energy for this process to go on. Okay. So if you look at the options here, it says acting as a template. No, this is not acting as a template. ये तो as a substrate act करेगा. Okay. Acting as a promoter, as an adapter. No, not at all. Option C, fold functioning as structural molecule and template. No. Option D, acting as a substrate and providing energy, which is a correct option over here, right? So they basically help in chain formation and the energy over here, which is the they release energy by breaking phosphate bonds because it is ATP. So works like ATP, right? Let us move on to the next question. Okay. Okay. Consider the following replicating fork formed by unwinding of DNA molecule over here. Now choose the correct option that indicates the direction in which replication is continuous. Now we know that the rule of DNA replication, polymerization is always in 5 prime to 3 prime direction. नाउ अगर आप ये डायग्राम यहाँ पे देखोगे एक रेप्लिकेटिंग फॉक का डायग्राम दे रखा है जो एनसीईआरटी में मेंशन है राइट अब यहाँ पे अगर आपका डीएनए कंटिन्यूसली बनाना है तो मुझे यहाँ पे 5 प्राइम और 3 प्राइम डायरेक्शन मिलेगा तो मेरा जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो किस
स्टैंड में मिलेगा B2A। बिकॉज बाकी सब अगर आप C2D2C जाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम आना है। C2D आओगे तो यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप बाद में लाइगेज की मदद से जोड़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, so we have discussed a lot of questions covering the important topics in molecular basis of inheritance। जो हमने अभी टॉपिक्स कवर किए बेटा, ये नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड दीज क्वेश्चंस। ओके, so if you have any doubt you can always reach us, and the assignment is also given in the description below. Do check it out and solve those questions, and all the very best for your exam. Thank you so much. Hope you enjoyed the session.